हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1000वां एपिसोड, 1001st एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो ऑन द प्लैनेट, जिसका नाम है राज की बात। ये एकमात्र ऐसा शो है दुनिया में जिसके 1000 से ज़्यादा एपिसोड हुए हैं। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड सिंस देन आई बीन डूइंग a lot of shows, and on the 15th of August we did our 1000 episode at the Kargil War Memorial. आज से एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है एक लक्ष्य के साथ कि 26 जनवरी 2023 को हम अपना 2000वां एपिसोड करेंगे। I'm really keeping my fingers crossed, and with that hope I'm starting this new journey. Really want to thank all the people who support the show. Parekh Brothers Jewelers presents Raj Ki Baat Women of the Year in association with Cuts, the Nagpur's most exclusive and luxurious salon, and really want to thank Mampi Bamboo Reusable Diapers for Children, and a big thank you to Hamper Ride by Nidhi Rathi. मेरी आज की मेहमान जो है वो एक पूरे किस्म से एक भारतीय हैं, क्योंकि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रही हैं। उनका जो जीवन है वो पूरे भारत में भ्रमण करके बड़ा सुखद रहा है। अब नागपुर आने का कारण क्या सिर्फ विवाह था या फिर कुछ और, ये वो खुद बताएंगी। आजकल बड़ी चर्चा में है क्योंकि उनकी जो योगा क्लासेस हैं वो पेंडेमिक के दौरान शुरू हुई ऑनलाइन, और अब ज़्यादा ही चर्चाओं में है क्योंकि जब कोई फेस योगा करना सिखाता है तो महिलाएं जो है वो बड़ी चंचलित हो जाती है इस बात को लेकर कि कैसे हम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख सकते हैं। अब किस किस्म की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं शची खेमुका, वो खुद बताएंगी। चलिए उनसे मिलते हैं। हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर शची खेमुका। हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, वेरी गुड। सो शची खेमुका इज एन इंडियन, Yes. अ प्राउड इंडियन। I am a proud Indian. या बिकॉज आप इंडिया के अलग अलग इलाकों में रही हैं, अलग अलग प्रदेशों में रही हैं, अलग अलग शहरों में रही हैं। ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि मेरे जो फादर थे उन्होंने अपने लाइफ स्पेन में काफ़ी जॉब्स चेंज किए। तो वो जहाँ भी जॉब के सिलसिले में जाते थे, काम के सिलसिले में जाते थे, तो हम पूरी फैमिली उनके साथ शिफ्ट हो जाते थे। तो इस तरीके से हम अलग अलग शहरों में रह पाए, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम रह पाए। तो कौन से शहरों में रहे आप? तो मेरा जन्म हुआ था बालको नाम के शहर में जो छत्तीसगढ़ में है। फिर हम वहाँ से गुजरात शिफ्ट हुए, अहमदाबाद। स्कूल मैंने अहमदाबाद से किया। फिर हम इंदौर शिफ्ट हुए, इंदौर से मैंने बैचलर्स डिग्री ली, मास्टर्स डिग्री मैंने जयपुर से ली। उसके बाद मेरे पापा गोवा शिफ्ट हुए 2-3 साल के लिए, तो मैंने गोवा में काम भी किया कंपनीज में, और इस तरीके से मैं फाइनली भोपाल में थी शादी से पहले। लेकिन जब आप पूरा देश, जब आपको घूमने का मौका मिला तो आपने इसको किस तरीके से देखा? यू सॉ इट एज एज एडवेंचर, या फिर यू गॉट रियली बोर्ड कि हर कुछ समय के बाद एक शहर बदलना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे मैं बताऊं अगर कि बच्चों को अगर बार बार शहर बदलना पड़े अपने स्कूल के लाइफ टाइम में, तो बहुत एक गहरा असर पड़ता है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती है, स्कूल में बहुत चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। पर मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मैंने जब बालको छत्तीसगढ़ छोड़ा तो मैं बहुत छोटी थी कुछ भी समझने के लिए जी। तो उसके बाद हम अहमदाबाद शिफ्ट हुए, जो मुझे लगता है इंडिया का बेस्ट सिटी है। इंडिया का बेस्ट सिटी है। आई नो आप और ये नागपुर में कह रही हैं आप? नागपुर को भूल गई? नहीं, नागपुर अपने आप में एक अच्छा है, लेकिन मैं अभी तक अहमदाबाद के उन गलियों से निकल नहीं पाई हूँ। ठीक है। तो अहमदाबाद वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया। उसके तो मेरा पूरा स्कूलिंग वहां से हो गया, तो स्कूल में मुझे वो चेंज नहीं करना पड़ा, वो शहर नहीं करना पड़ा। जब तक मैं दूसरा शहर चेंज करने की बारी आई तो मैं कॉलेज में पहुंच चुकी थी, है ना। तो कॉलेज में आते आते जब आपको अलग अलग शहरों में जाना और रहने मिलता है, मैं नहीं कहूंगी कि पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड होता है जी। तो जब मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, सच बात। घूमने मिल रहा है। प्लस मेरे पापा जहाँ भी हम शिफ्ट हुए वो हमको घुमाते बहुत थे, हर वीकेंड पे, हर कुछ थोड़े दिन में जब छुट्टियां आई तो हम कार लेके अपनी
आसपास के जितने भी 3-4 दिन का जो स्टे होता था वहाँ हम घूमने निकल जाते थे जी। तो इस तरीके से मैं घूमी फिरी बहुत हूँ, बहुत लोगों से मिली हूँ, बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इसकी वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, मैच्योरिटी आती है, तो मेरे लिए ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। तो जब आप इन शहरों में घूम रही थी तो कभी कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली नागपुर से पास हुई? एक्चुअली कभी नहीं। ओके। नागपुर से मतलब पास इन द सेंस ट्रेन में एक बार पास हुई थी, क्योंकि मेरी बहन की शादी जहाँ हुई थी वहाँ से मैं अपने जयपुर जा रही थी, तो नागपुर बीच में पड़ा था स्टेशन, बट हाँ मैं कभी आई नहीं थी, आई नेवर स्टेप डाउन। ओके। तो नागपुर के बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, कुछ भी नहीं पता था। सो ये हाउ डिड नागपुर कम इन लाइफ? Nagpur came in my life through my husband, Mr. Ankur Khemuka. Mr. Ankur Khemuka. So मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो मध्य प्रदेश में इंदौर में रहती है, और उनके जो फियांसे थे, जो मंगेतर थे, वो अंकुर खेमुका के बेस्ट फ्रेंड थे। ओके। सो दे आर अ कपल, दे आर मैरिड, तो उनके थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी, एंड दैट्स हाउ नागपुर। सो वेयर डिड यू मीट? वी एक्चुअली मेट, he first call on my birthday, तो पहली बार बात मेरे बर्थडे पे हुई थी 1 अप्रैल, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, लेकिन मैं मिली उनसे करीब 2010 में पहली बार मिली थी, when he came to meet me in Bhopal. And because what I know is he's an amazing guy. He has his own amazing sense of humor, and he is a very knowledgeable guy. He would share with you some experiences or things which he knows which would help you. तो आपकी जो पहली डेट थी, तो उसमें क्या हुआ? मतलब what did you guys talk about? Did he talk about Nagpur? Did he talk about कि आप भले इंडिया घूमिए but come to Nagpur someday? Yeah, this may sound very weird, but we never dated. Never dated. Okay. But डेट अगर आप माने, जो हमारी पहली मुलाकात थी, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, मेरी फ्रेंड और उसका जो फियांसे था, उनके साथ भोपाल मिलने आए थे, तो हम भोपाल में मिले थे, और चारों फ्रेंड्स साथ में थे, हम चारों। तो नागपुर के बारे में ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हमारी लाइफ, उनकी लाइफ, मेरी लाइफ, व्हाट डू वी डू, ऐसे ही मस्ती में आधा दिन निकल गया, एंड देन बैक टू आवर लाइफ. So you were working in Goa in a bio because you've done biotechnology. Yes. You were working in a company. How was the experience there? Because आप जब एक अच्छे शहर में एक अच्छे जॉब के साथ आप अपने आप को अच्छा स्टेबल कर लेती हैं, फिर शादी एक वजह या शादी एक कारण का बनना विवाह करने के लिए, किस किस्म की थॉट प्रोसेस मन में चलती है? क्योंकि ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता होगा ना कि वो एक करियर में सेटल्ड है, एक जगह सेटल्ड है, सब कुछ उनका बिल्कुल बनाया है, अब उन्होंने तैयार किया वैसा, you curated it, you sculpted it, and then suddenly one day your parents come and tell you that you have to get married now. तो क्या चल रहा था? मेरे साथ मैं बोलूँगी, मैं I have been very lucky in terms of my friends, in terms of whether I can take my own decisions in life. तो मैंने जितना भी अभी तक डिसीजंस लिए हैं 99% वो मैंने खुद से लिए हैं, किसी ने मेरे ऊपर इम्पोज नहीं किए, किसी ने मुझे कोई प्रेशर में, दबाव में नहीं रखा। तो जब मैं गोवा में काम कर रही थी, क्या गोवा में काफी पहले मैं काम कर रही थी, और शादी मेरी 2012 में हुई है, तो गोवा के बाद मैं और 2-3 जगह पे रही काम के सिलसिले में। फाइनली मैं भोपाल में थी, मैं टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर थी, एंड आई वाज लिटरली अ प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नड appointed by government or a university. So मैं settled life थी, मतलब ad hoc नहीं थी, almost permanent थी वहाँ पे। तो that was good, क्योंकि मैं लेक्चरर थी, कॉलेज में थी, अच्छा नाम था, अपनी नेम प्लेट देखे डिपार्टमेंट के बाहर अच्छा लगता था, बिल्कुल। बट इन टर्म्स ऑफ सैलरी आई वुड से इतनी हाई नहीं थी कि मुझे छोड़ते हुए दुख हो। यस, एंड प्लस जो नया दौर या नया फेज मेरी लाइफ में आ रहा था, दैट वाज आल्सो गुड।
मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं जो छोड़ रही हूँ इससे आगे मेरी लाइफ पे कुछ नेगेटिव असर पड़ेगा, कुछ खराब हो सकता है। मतलब एक इंट्यूशन होती है इंसान में कि ऐसा कुछ आपको लगे तो आप सोचो कि दोबारा कि करना क्या है, लेकिन ऐसा मुझे लकीली नहीं लगा, तो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। एंड ये जो एटीट्यूड है टू गो विद द फ्लो, ये कितना मददगार साबित होता है और कितना नेगेटिव भी काम करता है? Because you've always been you've always been you've been going with the flow. I have been going with the flow truly, and I realized I never planned it that way, but till date it has always helped me maximum times. Okay. I have never been through a bad phase, और कि इससे खराब तो कुछ भी नहीं हो सकता, या ये मैं क्या कर लिया है मैंने, ऐसा मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा। जितना मैं बोलूँगी, आई एम नॉट अ पॉजिटिव पर्सन। मैं हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचती, थोड़ा सा नेगेटिविटी मेरे दिमाग में रहती है कि कल को ये हो गया तो हम क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे हेल्प किया है इस चीज़ ने, क्योंकि मैं नेगेटिव सोचती हूँ, थोड़ा बहुत लेके चलती हूँ कि बैड टाइम्स में क्या करेंगे। तो जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और अगर कुछ नेगेटिव होता है तो मैं प्रिपेयर रहती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये मैंने सोचा था ऐसा हो सकता है। तो अभी तक मैं नहीं कहूँगी कि मेरे साथ कुछ भी नेगेटिव हुआ। तो आप फिर विवाह करके नागपुर आए, है ना? उसके बाद क्या किया? करियर के बारे में क्या सोचा? मैं नागपुर आई, तो जब मैं एंगेजमेंट के लिए नागपुर, पहले तो नागपुर कैसा लगा? आई रियली वांट टू नो दैट। नागपुर रियली गुड सिटी। मैं बोलूँगी, जैसे मैं अहमदाबाद में रही थी, तो गांधीनगर पास में जो गांधीनगर शहर है, इट इज अ वेल प्लान्ड सिटी। तो मुझे नागपुर आने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि इट्स लाइक गांधीनगर, क्योंकि वेल प्लान्ड है, ग्रेड सिस्टम में डिवाइडेड है, प्रॉपर ग्रीनरी है, प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है, प्रॉपर कमर्शियल एरिया है। तो उस हिसाब से काफी अच्छी जगह है। ऑफकोर्स छोटी है, पॉपुलेशन कम है, ट्रैफिक कम है। 10 साल पहले की बात कर रही थी मैं, आज की नहीं। तो तब काफी अच्छा था। और बस एक चीज जो मुझे खलती थी कि रिक्रिएशन के लिए उस समय कुछ भी नहीं था। मॉल्स नहीं थे, बहुत ज्यादा जगह नहीं है जाने के लिए, एक लेक है जो प्रॉपर डेवलप नहीं था। बट आज काफी सिनेरियो चेंज है। अब तो वहाँ पे बहुत सारे वो भी लाइटिंग चल रही है। एग्जैक्टली, एंड फॉर अ चेंज आई गो देयर एवरी डे। आई ट्राई टू गो देयर एवरी डे विद माय डॉटर। तो उसको फाउंटेन देखना, कैमल्स देखना ये पसंद है, वहां से गुजरते हुए मुझे पानी देखना पसंद है। ओके, सो कितना एडजस्ट करना पड़ा या फिर नहीं करना पड़ा? आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा। आई हैव बीन ऑलवेज अ वेरी ओपन पर्सन। तो मुझे नहीं कुछ जमता है या मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ, करना चाहती हूँ, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कुछ समय के बाद बोल देती हूँ कि मुझे ये नहीं होगा मुझसे। तो दैट हैज हेल्प्ड मी, बीइंग ओपन and being honest to yourself and other people. Do you think women should be like that? Girls should be like that? Yes, they should always speak their mind at least, and in a very polite and the tone should be good. मतलब वो झांसी रानी वाला टोन नहीं? जी, टोन सब बिगाड़ देता है। टोन ही है? टोन ही है। ओके, ठीक है। जब नागपुर आई, नागपुर में भी सेटल हुआ, ये योगा ट्रेनिंग कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, योगा अगेन आई विल से आई वेंट विद द फ्लो, क्योंकि योगा के बारे में तो मैंने कभी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा था। मैं हमेशा से बहुत ही लेजी पर्सन रही हूँ। मेरे मम्मी पापा से आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि वो तो घर की पूरे खानदान की लेजीएस्ट पर्सन है। लेकिन क्या हुआ, ये कोरोना की वजह से मुझे लगता है दुनिया में काफी चीजें चेंज हो गई हैं। ऐसा फेस पहले जो बहुत एजेड लोग हैं उन्होंने भी नहीं देखा था। लॉकडाउन कभी हमने सुना नहीं था। ये सब हुआ। फिर 2020 में अप्रैल में मुझे कोरोना हुआ, कोरोना पॉजिटिव। यस, आई वाज कोरोना पॉजिटिव। तो अप्रैल में, और जब मैं कोरोना मुझे हुआ तो मेरे इन लॉज यहाँ पे नहीं थे, वो दूसरे टाउन में थे, और घर में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2.5 साल की बेटी। अब 2.5 साल का जब आपका बच्चा होता है तो आपको बहुत उसके काम करने पड़ते हैं, उसकी बहुत ही देखभाल और केयर करनी पड़ती है। जी। और मैं क्वारंटाइन
हो रही थी तो घर में जो हाउस हेल्प्स होती हैं डोमेस्टिक, वो भी नहीं आना चाहती क्योंकि ऑब्वियसली सब डरे हुए रहते हैं उस समय। आज तो सब ओपन है, हाँ हुआ है ठीक है, लेकिन उस समय हमने भी एथिकली उनको बता दिया भैया अब आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी नहीं आया जी। तो फिर मैंने मेरी बेटी को एक लाइन बना दी थी कि इस रूम के अंदर आपको नहीं आना है, मैं यहाँ से आपसे बात करूँगी, ठीक है। लकीली उसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और रिस्पॉन्ड किया। अंकुर ने, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी अच्छे से टेक केयर किया। आई हैव बीन लकी इन टर्म्स ऑफ माई इन लॉज। अंकुर की फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, 7 घर हैं हमारे, तो वहाँ से मुझे रोज 3 टाइम का खाना आता था। मतलब मुझे खाने पीने की मुझे मना करना पड़ रहा था लोगों को कि नहीं भाभी नहीं चाहिए, बहुत सारा खाना है। तो मुझे आई हैव बीन वेरी वेरी लकी गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि अंकुर नहीं बना सकता है तो खाने के कैसे करें। सबका खाना आ गया, 10 दिन निकल गए। उस दौरान मेरी बेटी को भी कोरोना हो गया। पर 6वें दिन जब मुझे उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ, मतलब डिटेक्ट हुआ, और मैं हस्बैंड ने बोला कि आप अपने रूम के अंदर ले लो अब चाइल्ड को, तो मैं वो कर नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वीकनेस से एकदम गिरी पड़ी थी, समझ लीजिए बेड रिडन थी, कि मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं उठ क्यों नहीं पा रही। इट वाज लाइक आई एम पजेस्ड और समथिंग, किसी ने मुझे पकड़ के रखा है और भूत प्रेत टाइप्स। हाँ, मतलब समथिंग लाइक यू कांट गेट अप फ्रॉम द बेड। इतनी ज़्यादा वीकनेस। No, I've had COVID, so I know it. It's a very bad thing. Yes, yeah. It gives you bad weakness. और ये वीकनेस कभी मुझे नहीं रही जी। मतलब चाहे मैं लेजी रही हूँ या मैं हैवी, स्कूल के टाइम पे मैं काफ़ी हैवी बॉडी भी थी, तो ये लेजीनेस कभी भी मेरे बॉडी में नहीं रहा। तो 10 दिन क्वारंटाइन ख़त्म हो गया, कोरोना भी ख़त्म हो गया, सब अपने लाइफ में वापस आ गए, लेकिन वो वीकनेस नहीं गई बॉडी से। मैं एक भी सीढ़ी चढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, यहीं बैठ जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर जाने की, कोई काम करने की जी। तो उस समय लगा अब अगर ये हाल रहा तो बॉडी खराब हो जाएगी। True. और आगे ना खुद का ध्यान रख पाएंगे ना बच्चे का ध्यान रख पाएंगे। सो दैट वाज माय ड्राइविंग फोर्स कि कुछ करना पड़ेगा। एक ऑप्शन बचता है क्योंकि मैं फूडी हूँ, तो खाना तो हम सैलेड पे शिफ्ट नहीं हो सकते जी। तो अब एक ऑप्शन है वर्कआउट, एक्सरसाइज। फिर नंबर ढूंढा, मेरी एक फ्रेंड है जो हरदा में रहती है, वो प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर है, उससे सलाह ली। उसने नागपुर के एक लेडी का नंबर दिया, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया जुम्बा के लिए। अच्छा। कि जुम्बा शुरू करते हैं, थोड़ा फास्ट रहेगा, एनर्जी आएगी बॉडी। लेकिन बिलीव मी, मैं 3 मिनट भी नहीं कर पाई। 3 मिनट की जुम्बा उनका डेमो क्लास था, मैं 3 मिनट में पानी और मैं ऐसी हालत खराब मेरी। तो मैंने 3 मिनट में 5 मिनट में रोक दिया क्योंकि उनकी रेगुलर क्लास थी। मैं बोला मैडम मैं लीव करती हूँ, आई टॉक टू यू आफ्टरवर्ड्स। फिर 1 घंटे बाद उनकी क्लास खत्म करके उनका खुद का मुझे कॉल आया कि अगर आपको इतनी वीकनेस है तो आप जुम्बा नहीं, आप योगा शुरू कीजिए। okay. योगा थोड़ा स्लो पेस रहता है एंड इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। धीरे धीरे एनर्जी भी आ जाती है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और फैट जहाँ भी ज़्यादा होता है कटता है। तो इस तरीके से मैंने उनकी योगा क्लास शुरू की एंड बस मैंने ये किया। स्टार्टिंग में आप कोई भी वर्कआउट शुरू करते हैं ना तो ऐसा लगता है 2 दिन में छोड़ दो, नहीं हो रहा है, खाना खाओ, सो अपना आराम से रहो, कोई ज़रूरत नहीं है होगा। बहुत बढ़िया जी। तो पर मैंने मेरी बेटी का चेहरा देखा, वो नहीं हो पाएगा अगर लेजी हो गई या बॉडी खराब हो गई तो मैंने वो चालू रखा और मैंने योगा शुरू किया था जून में, नागपुर में जून की गर्मी में मैंने वर्कआउट शुरू किया। आई यूज टू बी ड्रेंच्ड इन स्वेट लाइक एनीथिंग। योगा ट्रेनर भी बोल रही है आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप पंखा चलाओ। मैडम सब चलाया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। बट इट्स लाइक आई थिंक जब आप लाइफ में पहली बार वर्कआउट शुरू करते हो तो शायद यही हालत होती है। बट मैंने वो कंटिन्यू रखा, मैं छोड़ती नहीं थी किसी भी दिन। हार्डली इमरजेंसीज में मैं नहीं छोड़ती थी, मैं आधे घंटे की करूँगी लेकिन एक्सरसाइज मैं करूँगी। फिर वो 3 महीने बाद मेरी बॉडी ठीक होना शुरू हो गई एंड इट वॉज देन आई थॉट कि इट्स वॉज अ गुड डिसीजन। फिर योगा में जो वो आसन करवाती थी वो मुझसे होते थे, मैं कर लेती थी, मैं उनसे और खुद से पूछ के नए आसन कर लेती थी। फिर मैंने खुद से वीडियोस देखने शुरू किए कि हार्ड आसन या एडवांस कौन से रहते हैं, मैं वो भी कर पा रही थी।
फिर मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा कि इसमें आगे कैसा जाया जाए, क्योंकि अपने को खुद को शुरू रखना है ये तो कुछ करना पड़ेगा। सच बात। तो मैंने अपना ये काम शुरू किया तो मैं खुद के साथ तो सही रहूँगी, मैं खुद की बॉडी को तो वर्कआउट करती रहूँगी। तो उससे शुरू हुआ कि मैंने सोचा, फिर पता चला ऐसी एक एग्ज़ाम होती है आयुष की, तो पढ़ के देख लेते, निकल गए तो निकल गए, नहीं तो ठीक है घर में बैठे तो हैं। फिर पढ़ लिया। 6 से 8 सुबह की क्लास रहती थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बिलीव मी। मैं पिछले शायद 7 साल से 9 बजे के पहले उठी नहीं हूँ, तो बहुत मुश्किल है। पर पता नहीं क्यों, शायद बैक ऑफ द माइंड था कि नहीं करना है। मैं उठ भी जाती थी, मैं पढ़ भी लेती थी। वो 40 डेज़ की क्लास, 30 डेज़ की क्लास, मैंने कोई गैदरिंग नहीं, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। मेरा क्लास का टाइम है, मैं क्लास करूँगी। ये मैंने किया, मैंने पढ़ाई की और फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया एंड स्ट्रेंजली मैं पास हो गई। मुझे लगा नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगी, क्योंकि उसमें ना ग्रंथ, भगवद गीता, पतंजलि के सूत्र और संस्कृत के श्लोक जो मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़े, ये सब हो गया, बट निकल गया। तो फिर आप बन गई एक, मैं पास हो गई और फिर मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया। So you started your yoga training institute. Yes. And you started with online because I started with online because उस समय जब मैंने शुरू किया था कोरोना ही चल ही रहा था, प्रिविलेंट था आउटसाइड में, एनवायरनमेंट में। तो और फिजिकली जैसे मैंने खुद पूरा ऑनलाइन किया, क्लासेस भी और अपना पढ़ाई भी और अपना एग्जाम भी, एंड इट वर्क्स। मतलब एक मिथ है, मैं बोलूँगी कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप रेगुलर रहोगे तो इट वर्क्स, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन मैंने शुरू किया, हो गया। तो मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस से शुरू किया, क्योंकि दूर दराज दूसरे शहर में आप कहीं पर भी हो, एक क्लिक में आपकी क्लास शुरू हो जाती है, टाइम वेस्ट का उसमें प्रोविजन नहीं रहता जी। तो मैंने ऑनलाइन शुरू किया। तो इसको किस तरह से लेके जाना है, अभी आगे क्या करना है इसको लेकर? आगे और बढ़ाना है आगे बढ़ाना है। आपको लगता है कि महिलाएं बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं अपने हेल्थ को लेकर ड्यूरिंग दिस कंप्लीट जर्नी ऑफ बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ मदर? Yes, I think so. They put everything on the priority other than their health and themselves. तो मुझे लगता है कि अपने बारे में थोड़ा सा सोचोगे तब आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तो मी टाइम जरूरी है? मी टाइम बहुत जरूरी है। तो आपका मी टाइम कब होता है? मेरा मी टाइम अभी जब होता है जब बच्चा स्कूल जाता है। ओके। पहले जब बिफोर बेबी तो मी टाइम था, पूरे टाइम आपको जो करना है करो, कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। बट आफ्टर अ चाइल्ड, आफ्टर यू नो डिलीवर अ चाइल्ड, उसके बाद 90% आपका टाइम बच्चे के साथ ही जाता है। लेकिन उसमें खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे लगता है औरत एक डिप्रेशन में, जो खुद को भी नहीं समझ में आता और आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आता। बिल्कुल। तो क्योंकि इंडिया में डिप्रेशन के बारे में लोग इतना बोलते नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता, खुद ही नहीं समझ में आता, तो दूसरों की बहुत दूर की बात है। तो वो हो जाता है और धीरे धीरे हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप सब कुछ मोनोटोनस हो जाता है। हाँ, मतलब बैठे हैं, सोच रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। फिर अपनी बॉडी खराब होने लगती है उसके बाद धीरे धीरे। तभी फिर अगर किसी को समझ में आ गया कि आगे जाके बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो वो एक बेल रिंगिंग रहता है। अदरवाइज फिर भी लोग, औरतें या जो बोलूँगी दूसरे लोग चलाते हैं। ये your husband, Mr. Ankur Khemuka, he owns a company called Ergonomics, which is into office furniture and specifically chairs. Yeah. तो आप उस बिजनेस में कभी इन्वॉल्व नहीं हुई? मैं हुई। जैसे मैंने नागपुर में आने के बाद स्टार्टिंग में मैंने हिस्लप कॉलेज में मैं एक टीचर लेक्चरर थी, तो मैंने 1.5 साल वहाँ पे काम किया, बट समहाउ मैं वो कर नहीं पाई, क्योंकि जस्ट आफ्टर मैरिज यू हैव टू एडजस्ट एट होम, यू हैव टू एडजस्ट एट न्यू वर्क प्लेस, तो वो मुझसे नहीं हो पाया। नई जगह में, नए लोगों के बीच में, प्लस ऑफिस, जो मतलब कॉलेज में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो आई डिडंट लाइक,
कि एंड टीचर्स की अभी भी इंडिया में वो पोजीशन नहीं है जो होनी चाहिए जी। तो इट वाज लाइक मुझे लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा आगे एंड देन आई रियलाइज कि पीएचडी के बिना हायर पोस्ट पे आप नहीं जा पाओगे। सकते। तो पीएचडी में मुझे 6-7 साल नहीं डालने थे। हाँ। मुझे पता है कि मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगी तो वो मैंने फाइनली डिसाइड किया मुझे पीएचडी नहीं करनी। तो कॉलेज छोड़ने के बाद माय हस्बैंड आस्क्ड मी टू जॉइन ऑफिस तो मैंने उसके बाद 6 साल ऑफिस में काम किया एज एडमिन जो मुझे काम मिलता था। ही टोल्ड मी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है खुद आओ ऑफिस में और काम ढूंढ लो खुद का काम ढूंढ लो और वो करो। तो मैंने वही किया जो चीज अनऑर्गेनाइज्ड एडमिन वर्क लेबर वर्क सब किया मैंने ऑफिस में सारा काम किया। ओके। तो मुझे वो वाला बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं कि ये काम मैं क्यों करूं। तो मैंने वो सब किया। मैं बैठती थी 4-5 बजे तक वहाँ पे फिर मैं पापा के साथ फादर इन लॉ के साथ मैं वापस आ जाती थी। तो वो मैंने काम किया। देन जब आई कंसीव्ड माय चाइल्ड देन आई स्टॉप गोइंग क्योंकि मेरी काफ़ी हालत ख़राब थी। ये जो एक चीज़ मेरे को आपसे जब मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ एक चीज़ बड़ी सरल है आपके बारे में वो ये है कि ये बात खुलकर कहना कि मुझसे ये नहीं हो पाया मैं ये नहीं कर पाई मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था ना नहीं नो ये जो शब्द है ये आप बड़े खुल के बोल रहे हैं। क्या मैंने अब तक बहुत विमेन ऑफ द ईयर शोज किया है और उसके अंदर में मैं ये एक एक पर्सनालिटी कि एक लेडी की एक एक लड़की की एक पर्सनालिटी ऐसी भी हो सकती है ये मुझे आज तक मिली नहीं है। आप पहली हैं जो मुझे इस किस्म का एक्सपीरियंस हो रहा है। बट मैं ये मैं जानना चाहता हूँ ये और इसकी मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इसकी गहराई तक जाए। क्या ये बात को एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है या इसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? विथ टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द सोसाइटी हैज चेंज्ड, बट आर वुमेन, आर गर्ल्स living the same life, the traditional way of living? No, most of they are living the same traditional way in a different package, I would say. Same old thing in a different package. Of course, the new packaging. तो वो कुछ अपना करती हैं, कुछ ट्रेडिशनल भी करते हैं, which is good. I am not against culture. मुझे बस ये ऐसा लगता है हमेशा से, पता नहीं ये मेरी पर्सनैलिटी बचपन से रही है कि जो नहीं कर पा रहे हैं वो बोल देना चाहिए बजाय कि आप किसी को टंगा के रखो। मैंने कई बार ऐसा देखा है लोग हाँ कह देते किसी काम के लिए फिर वो नहीं कर पाते और लास्ट मोमेंट पे जिसका काम होने वाला है उसके साथ गलत हो जाता है जी। तो आप या जो होप रख रहा है या जो होप रख रहा है जी। तो जो आपने तो मना कर दिया अब वो आप निकल गए सीन से। तो जिसका काम रुक गया किसी वजह उसकी वजह से या जिसका काम नहीं हो पाया आगे या जिसकी उम्मीदों पे आप खरा नहीं उतर पाए, हाँ, तो उसको क्या हो गया ना, आपने पहले ये सोचा कि मैं मना करूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मना करने से बहुत ज्यादा बुरा लगा और ज्यादा बुरा हो गया। पहले सिर्फ बुरा लगता उसके साथ बुरा होता नहीं जी, उसके साथ बुरा हो गया। तो ये पता नहीं मैंने शायद इतने शहरों में रहने के बाद इतने लोगों से मिलने के बाद और कोई चीज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे नहीं पसंद है तो शायद दूसरों को भी नहीं पसंद आ सकती है जी। तो वो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनके साथ ना करूँ। तो जो मुझसे नहीं हो पाता वो तो नहीं हो पाएगा, फिर वो कैसे मैं हाँ कर दूँ कि करके ट्राई करते हैं। जैसा लगता है कि होप है तो आई ट्राई बट देन आई से कि आई ट्राई I don't तो वो ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखे सामने वाला। मैं करके देखूंगी तो जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, उसके आगे नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, मैं आपकी सोच इस पे जानना चाहूँगा कि एक तरफ लोग मान्यताओं में बिलीव करते हैं, भगवान धर्म ये सब के रास्ते पे चलते हैं और एक दूसरा रास्ता है कर्म। आप किससे फेवर करते हैं? कर्म। ओके। कर्म। धर्म मेरे बहुत ही वॉलेटाइल विचार है इस पे, तो किसी के फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं जी। तो इस केस में मैं नहीं बिलीव करती धर्म में या भगवान में,
ब्लाइंडली आई वुड से। अब क्या ना, बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं, पूजा पाठ ये तो मेरे पापा मम्मी भी करते हैं और घर में भी रहता है। इतना एक एक्सटेंड तक नहीं हुआ जितना मैं मेरे इन लॉज के यहाँ देखती हूँ या अंकुर की फैमिली में देखती हूँ, पर हुआ और बिलीफ रखते हैं। बट एक बात मैं आज रियलाइज करती हूँ कि मेरे फादर ने कभी ये मुझ पर इम्पोज नहीं किया कि मैं कर रहा हूँ तो तुमको भी करना है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला, जिसकी वजह से शायद मेरी थिंकिंग ऐसी है कि जो बड़े होके अगर मुझे करना है बिलीव तो मैं करूं और मुझे नहीं करना है तो मैं ना करूं। तो मैं नहीं बिलीव करती लेकिन दूसरे करते हैं, आई एम ओके विद इट। यू रिस्पेक्ट इट। आई रिस्पेक्ट इट। मैं उनके बिलीव को छेड़ना नहीं चाहती। मुझे शायद किसी दिन अगर फीलिंग हुई, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ ये भगवान ने किया है या मुझे सामने आ गए, गलत हो जाएगा बोलना लेकिन तो मैं शायद बिलीव करूं। बट कर्म में आप करती हैं। हाँ, आई बिलीव इन एक्सपेरिमेंटिंग। मैं खुद करके देखूंगी। आपने बोल दिया तो ठीक है, मैं करके देखूंगी, फिर मैं मान लूंगी कि ऐसा होता है। तो बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड आप किसी के वर्ड ऑफ माउथ से ये सुनकर किसी ऐसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। आप ये मानती हैं कि जब तक खुद के साथ वो ना हो, अपनी आंखों से देखा नहीं हो, अपने खुद ने एक्सपीरियंस ना किया हो, तब तक आप नहीं कह सकते, है ना? कि आई एम अ साइंस स्टूडेंट, बुक्स में जिसने किसी ने एक्सपेरिमेंट करके और उस पे सालों लगा के ये प्रूव किया है तो वो मैं मानती हूँ और वो मैं वैसा पढ़ लेती हूँ जो मुझे टीचर जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है वो पढ़ा देता है। कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम खुद अपनी लैंग्वेज में माइथोलॉजी कहते हैं, राइट, इन सब चीज़ों को, बिकॉज इट्स मिथ। जी। सो ये मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। फिर वक्त के साथ सोसाइटी में महिलाओं को लेकर कुछ चीज़ों के लेकर बदलाव आया। एक उनके रहन सहन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर, मैरिज को लेकर भी एक चीज़ आई है और वो ये है कि शादियां जो है, बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जो लंबा चल नहीं पा रही हैं। सिंगल मदर्स के ट्रेडिशन आ गए हैं, डिवोर्स रेट बढ़ चुका है। आप महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं जो सिंगल मदर्स हैं या फिर जो डिवोर्स्ड हैं और अब शादी को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती? व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, यू गो विद योर लाइफ एज यू वांट। मैं कहूँगी कि अगर वो एक चीज़ करके दे चुकी हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस खराब रहा है, कोई भी वो वापस गलती नहीं करना चाहेगा जी, है ना? मैं शादी को गलती नहीं बोलती, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस खराब है जिसमें से ऑलरेडी निकल चुके हैं तो अगर नहीं करना चाहते, इट्स गुड, वर्ल्ड इज फॉर एवरीवन। आप अकेले भी जी सकते हो। बहुत सी औरतें पहले से रह रही है, ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में सिंगल लेडीज़ नहीं थी, वो भी अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रही हैं। लोग बोलते सिंगल लेडी के लिए इंडिया में काफ़ी ख़राब माहौल है, यू नो, अलग नज़रिए से देखते हैं उनको, ये है। लेकिन आप जब कॉलेज लाइफ में भी रहते हो ना तो एक एक्सपीरियंस होता है आपको। अगर आप स्ट्रिक्ट हो, अपने खुद के जो भी आपकी थिंकिंग है उस पर स्टिफ हो और आप स्ट्रिक्ट हो, किसी से भी आप यू नो, जैसे मेरी कॉलेज में इमेज थी कि ये तो बहुत खड़ूस है, इससे दूर रहे। तो बट मैंने ऐसा किसी के साथ बिहेव नहीं किया, वो शायद मेरे फेस पे दिख जाता था, बिकॉज यू नो ऐसे ही मैंने किसी को चलते चलते स्माइल नहीं किया, ऐसे ही मैं किसी से बात नहीं करती थी, थोड़ी सी रिजर्व बोल सकते, अपने काम से काम। मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करती थी, मैं फ्रेंड्स के फ्रेंड से काम बात नहीं करती थी। तो ये अगर मुझे लगता है कि ये भी एक एटीट्यूड हो सकता है कि आपको लोग परेशान नहीं करें। जब वो आपके फेस पे वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं, देन दे यू अप्रोच यू। ट्रू। एंड इफ यू डू नॉट शो योर वल्नरेबल साइड, हर किसी में होता है वो डर, सबको लगता है, लेकिन वो डर आप शो नहीं किए तो वो आपकी हिम्मत बन जाता है। डर है, मैं इंटरव्यू देने से पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आप वो यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वो हेल्प करता है। और डर के आगे जीत है। अरे बिल्कुल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, माय लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक ये कि यू हैव अ डॉटर
to whom you are giving maximum of your time. Yes. Yeah. अब अपनी बेटी को आप क्या बनाना चाहती हैं, कैसे उनको उसको बड़ा करना चाहती हैं, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे एटीट्यूड्स हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप चाहती कि उसमें आए? देखिए, मुझे लगता है हर किसी का अपना एक बेसिक नेचर, जेनेटिक्स भी वर्क करता है उसमें, वो रहता है तो वो उसी के हिसाब से जाएगा. जैसे मैं और मेरी सिस्टर पोल्स अपार्ट है, वो कुछ अलग तरीके से सोचती है, वो कल्चरली, ट्रेडिशनली, मैं अलग तरीके से सोचती हूँ, साइंटिफिकली कह सकते हैं. हाँ जी. तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी एक बेसिक नेचर होगा ही उसका, तो वो उस हिसाब से जाएगी. बट इन माय टर्म्स अगर मैं मोल्ड कर पाई तो मैं अपनी तरह ही उसे मोल्ड करूंगी. कि टेक योर ओन डिसीजंस इन लाइफ, जस्ट दैट. मैं चाहती हूँ, अभी मैं भी अब मदर हूँ, हो सकता है शायद मैं कभी जबरदस्ती या वो कर दूँ, विच आई थिंक इज गुड फॉर हर. बट देन वंस शी गेट्स इन एन अडल्ट एज, शी रीचेज एन अडल्ट एज, मैं चाहूँगी कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले और जो करना चाहे हम उसको थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट तो करेंगे. वी विल सी विच डायरेक्शन इट इज गोइंग. I have been married for 20 years now. Yeah. And yeah, so my wife, because we were traveling for this 1000 episode, she said one question you should always ask all the ladies to whom you meet for your Women of the Year show is, what did they learn from their husband? So what did you learn from Mr. Ankur Khemka? अंकुर से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, प्लस अंकुर की फैमिली से बहुत चीज़ें सीखी हैं पॉजिटिवली. आई मीन लोगों को इन लॉज या ससुराल में खराब चीज़ें दिखती हैं या वो शायद वही देखते हैं, अपने मायके को छोड़ नहीं पाते. पर मैंने खेमका फैमिली से बहुत चीज़ें सीखी है कि फैमिली में साथ कैसे रहा जाता है, अलग अलग घरों में रह के भी. दे आर वेरी क्लोज निट फैमिली, कजिन्स हैं लेकिन दे आर मोर देन हिज ब्रदर. तो वो एक मुझे कि मम्मी पापा के बीच में झगड़े होते रहते हैं, ताई जी ताऊ जी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाइयों के बीच में, सबके बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन उसको फिर छोड़ के कैसे आगे बढ़ना है वो. प्लस इन आवर मैरिज ही बाय नेचर उसको काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो touchwood we have never fighted in a bad way, we never had a fight. तो ऐसा मुझे लगता है कि मुझे ये सीखना चाहिए या दूसरे लड़कों को कि वाइफ के साथ कैसे रहना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है ही इज़ वेरी गुड विद मी. या तो मतलब हर चीज़ में नुक्स मत निकालो, हर चीज़ जैसी है, जैसा काम करिए, पहले देखो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. बेसिक नेचर है. मैं भी 27 ईयर्स बाहर रहकर आई हूँ. आई हैव माई ओन लाइफ स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स और मेकिंग सम थिंग्स इन द किचन. सो आई एम अ वेरी बैड कुक, बट ही ईट्स एवरीथिंग वॉट एवर आई मेक. So he has a good, So do you think all the boys should also get training to how to be a good husband? Yes. Yeah? Yes, they do. Okay. Lots of people do. My last question to you. What's your dream? My dream now is to become a big yoga instructor. Yes, I want my name in Nagpur. जैसे अभी मुझे अंकुर को सब लोग जानते हैं. My husband is renowned. Oh, you're Ankur Khemka's wife, and I feel proud in it. I am very happy. कि तो मुझे लगता है थोड़े साल बाद शायद लोग बोले, अरे आप शची खेमका के हस्बैंड. Amazing. When we started this interview, I had a lot of things in my mind, asking you, and I did ask you. But that one thing, I think there's a lot of takeaway from this interview. There are 3-4 things, and which is a major takeaway. The rest is really interesting. But then the major takeaway, which is, one, you should learn to say no, and you should be very open with it. Yes. 2, all the boys should get a training how to be a good husband. Yes. Yeah, and that should come from home. Yes. Yeah, and 3 is
You can also live together, even if you live in different houses. Yes. You can be a close-knit family. Yes, it's very Yeah, and it's not that difficult. It's not that. It's not that difficult. Yes. I think that makes you makes me realize that that was a great choice of congratulating you and making you the Women of the Year. Thank And you not so just for much. this year, for all the years coming. I really wish, I pray that the complete Khimuka family, is being blessed with the best of health and happiness and Yes. success, and may God help you make your daughter just like you. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, Thank उसके लिए you so बहुत बहुत much. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you. शची खेमुका से मुलाकात हुई, बात हुई, विमेन ऑफ द ईयर हैं वो, उनसे एक बड़ी खास चर्चा हुई. लेकिन इस पूरी की पूरी चर्चा में एक बड़ी खूबसूरत बात निकल कर आई, जो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको ये बात सोचने में मजबूर करे, स्पेशली पीपल इन द इंडियन सोसाइटी, जहाँ पर लड़कियों ने अगर ना कहा तो बड़े अपमान की बात हो जाती थी वो माता पिता के लिए, कि लड़की ने ना कैसे कहा, इसे ना कहना सिखाया किसने. मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब परिवारों ने अपनी बेटियों को ना कहना सिखाना चाहिए, कि ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ. देखिए, कुछ चीज़ें नहीं करना अपमान नहीं है, मैं तो इससे सम्मान मानूंगा. एटलीस्ट आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे. एन वक्त पर किसी को हर्ट करने से शायद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती है, ना कि पहले से ही अपनी बात को रखने से. और हर किसी को, संविधान भी, इस देश का संविधान आपको इस बात का अधिकार देता है कि आप अपनी बात खुलकर रखें. क्यों सिर्फ मर्दों को आज़ादी है अपनी बात रखने की? क्यों हम महिलाओं को, क्यों हम लड़कियों को पीछे खींचते हैं कि नहीं ये मत कहना? अगर कोई ये कहता है कि वो महाराणा प्रताप के वंशज से है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां हैं इस देश की, वो भी उसी वंशज से हैं. कहना गलत नहीं है. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अपने, अगर आपके घर में कोई लड़की है, कोई प्यारी सी गुड़िया है, और अगर वो आकर आपसे ये कहती है कि पापा मैं ये नहीं कर सकती, तो कृपया समझ लीजिएगा कि वो शची खेमुका बनने वाली है. जिंदा रहें. जय हिंद.